ऑनलाइन शॉपिंग आज की ज़रूरत बन चुकी है। भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि कपड़ों से लेकर घर का राशन, बच्चों की स्टेशनरी और टीवी फ्रिज तक बाजार की बजाय शॉपिंग पोर्टल से मंगवा लेते हैं। घर पर नहीं तो डिलीवरी ऑफिस में ले लेते हैं। जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। लेकिन अगर सामान आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया या उसमें कोई खराबी निकली तो ये आसानी परेशानी में बदल जाती है। ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां रिफंड करने में आनाकानी करती हैं और जिम्मेदारी रिटेलर या मैन्युफैक्चरर पर डाल देती हैं। ऐसे में एक उपभोक्ता के रूप में आप परेशान होते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या करें, कैसे अपने पैसे वापस पाएं। तो आपका कानून के इस अंक में बात करेंगे समस्या से जूझ रहे व्यक्ति के कानूनी विकल्प क्या हैं, विस्तार से। नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक डच कहावत है, क्लाइंट इज कोनिंग, यानी ग्राहक ही राजा है। सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। यदि आप एक उपभोक्ता के रूप में ये महसूस करते हैं कि सामान खरीदते समय आपको गुमराह किया गया है या आपको गुमराह किया जा रहा है, तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आज के एपिसोड में जो हम कवर करेंगे, चूंकि टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग और आपके अधिकार, कि क्या आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं, धोखा होने पर आप कहाँ जाएं, किससे करें शिकायत, एक उपभोक्ता के रूप में आपके राइट्स क्या हैं, रिफंड की समस्या अगर होती है तो उसका समाधान क्या है, और क्या कहता है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 और उसके बाद जो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेके आई है गवर्नमेंट, उस पर भी हम विस्तार से करेंगे बातचीत। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आप हमसे सवाल पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सुबिमल जी आपका। साथ ही जानी मानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से चारू प्रज्ञा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चारू, बहुत स्वागत है आपका। और ऑनलाइन प्रोफेसर श्री राम खन्ना, जो कि वाइस चेयरमैन हैं कंज्यूमर वॉइस के। सर, आपका बहुत स्वागत संसद टीवी में। तो आइए चर्चा की शुरुआत। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर खन्ना मैं आपसे करना चाहूँगी। आप चूँकि कंज्यूमर वॉइस के वाइस चेयरमैन भी हैं और अक्सर आप के पास इस तरह की समस्याएं, शिकायतें आती भी होंगी। एक कंज्यूमर आज के ऑनलाइन युग में जिस तरीके से परेशान है, कई बार हैरान है, क्योंकि जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो कंज्यूमर फेस कर रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में। देखिए, एक कंज्यूमर कंप्यूटर के स्क्रीन या फोन के स्क्रीन को देखकर, किसी प्रोडक्ट की फोटो को देखकर, उसके फीचर्स को पढ़ के ऑर्डर कर देता है। और जब वो ऑर्डर करता है उसको लगता है जैसे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है वैसे ही मिलेगा। पर जब वो उसको डिलीवर किया जाता है तो देखता है कि इसमें ये रंग नहीं है, इसका ये शेप नहीं है, इसका ये साइज नहीं है, इसकी ये फीचर नहीं है। अगर साइज की प्रॉब्लम है तो साइज में कुछ प्रॉब्लम है। तो कई बातें ऐसी हैं जो उसको लगती है कि ये मेरे को सूट नहीं करता। फिर वो कहता है जी इसको बदलो। अब बदलो कहना आसान है, परंतु जब तक उस पोर्टल की, उस ई कॉमर्स कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि वो किन कंडीशंस में बदलेंगे, तो कंज्यूमर को दिक्कत होती है। और फिर उनके पीछे वो भागता है, कॉल करता है, रिफंड मांगता है, तो कहते हैं जी रिफंड नहीं देंगे आपको, हम कॉम्पनसेट कर देंगे, आप कुछ और चीज खरीद लीजिए। तो मेरा ये कहना है हर कंज्यूमर को जो ऑनलाइन में मोटी चीजें खरीदता है, छोटी और मोटी दो चीजें हैं। जो 100-200 रुपए की चीज है वो आप खरीद लीजिए, वो ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। परंतु जब आप मोटी चीज खरीद रहे हैं जिसकी सैकड़ों में या हजारों में दाम है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप खरीदने से पहले देख लें कि उस पोर्टल की रिफंड और रिटर्न पॉलिसी क्या है। और ऑर्डर देने से पहले आप उसको उनके रिफंड के और रिटर्न के कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए जी। अगर वो आपको ठीक लगती है तो ऑर्डर दीजिए, नहीं तो आपको दूसरा पोर्टल मिल जाएगा जहां वही चीज हो सकता है कम दाम पे मिल जाए। और दूसरा, एक पोर्टल पे भरोसा करने की बजाय आप सर्च करिए जी कि किन पोर्टल्स पे, किन कॉमर्स साइट्स पे
वो चीज़ उपलब्ध है, उनके क्या कंडीशंस हैं, और आप अगर ये बार बार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फलानी साइट जो है उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उसी से खरीदूँ। ये मेरा सुझाव है। ये दोनों ही सुझाव आपके बेहद महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे सुझाव हैं आपके कि किस तरीके से आप रिफंड और रिटर्न पॉलिसी के उसे देखने के बाद ही आप किसी, खासकर अगर आप मोटी चीज़ ले रहे हैं जैसा कि सर ने कहा, तभी आप उसे ऑर्डर करें। सुबिमल जी, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने फेसबुक या इंस्टा अकाउंट पे स्क्रॉल कर रहे हैं और इतनी सारे वेबसाइट्स जो होती हैं शॉपिंग की वो पॉपअप करने लगती हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं और हम उस पर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, लेकिन उस दौरान हमें ये नहीं पता होता कि वो रिलायबल हैं भी या नहीं। तो ये कैसे जज किया जाए कि वो रिलायबल हैं या नहीं, और इन पोर्टल्स की कितनी जिम्मेदारी बनती है जिन पर हम हैं फेसबुक या इंस्टा पे? अगर आप देखें तो सरकार जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की संशोधन लाए 2019 में, और इसके बाद स्पेसिफिकली जुलाई 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स ई कॉमर्स के लिए बड़े डिटेल रूप में वहाँ पे सारे प्रावधान है, जिससे कैसे इस तरीक़ा की एडवर्टाइजमेंट, कैसे इस तरह का की पॉपअप, कैसे इस तरह की एप्स अपने आप को कंडक्ट करें। उसमें बड़ा क्लियर है कि सब सारे इंफॉर्मेशन इनको डिटेल में देना चाहिए, जैसे प्राइस, रिफंड पॉलिसी, एक्सपायरी डेट, एक्सचेंज, वारंटी, डिलीवरी शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो अगर आप सब कुछ देखें, या चेंज बैक ऑप्शंस, ये सारे चीज़ डिटेल्स में इनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ये स्टेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये सारे पॉपअप्स आते हैं, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी आते हैं कि ये किस तरीक़ा के एडवर्टाइजमेंट्स को अपनी प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने रखे, क्योंकि वो भी उसी में डिक्टेटेड होता है जो रूल्स है और जो कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इसके साथ साथ जो अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके जो प्रावधान है 66C, 66D, ये दोनों लागू होता है। IPC की 468 भी लागू होते हैं। तो कानूनी स्तर से हमें पिछले 3-4 साल में सरकार की तरफ से बड़ा क्लियर इस सिचुएशन को ग्रैस्प करने के लिए प्रावधान लाएगा। अब बात है कि उपभोक्ता जो होते हैं वो कितने सतर्क है, और जितने सारे मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, या तो ऐप्स भी है या सोशल मीडिया के, वो किस तरीके से सहायता करते हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड करें। लोगों को जानना चाहिए, लोगों को अपना जो एक शॉपिंग डिसिप्लिन बनाना है, ऑनलाइन शॉपिंग डिसिप्लिन करना है, क्या क्लिक करे, किस वेबसाइट को ट्रस्ट करे, ये सारे एक अवेयरनेस कैंपेन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो शिकार ना बने। कानून बाद में आता है, लेकिन इसके पहले आदत अगर अपने आप के ठीक कर लेते हैं, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी बैंक के ऊपर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी स्टेप्स बताए गए, सर्ट का तरफ से भी बताया जाता है। तो मुझे लगता है एक संतुलित रूप में इसको देखना चाहिए शुरुआत में, कि हम कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाएं और इसके साथ साथ जो कानूनी प्रावधान है उसको ठीक से इस्तेमाल करें, और जो सोशल मीडिया या ऐप्स जितने जो ई कॉमर्स साइट्स है, इनको ये सारे प्रावधान को ठीक से फॉलो करने चाहिए। इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट व्यवस्था लेने चाहिए जब वो वायलेट करते हैं। ज़्यादातर लोग आज के डेट में भी ये वायलेट कर रहा है, वो सीरियसली नहीं ले रहा है जो कानून या रूल्स अपनाया गया है। बिल्कुल, इन पे पैनी निगाह होना चाहिए कि रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। चारू प्रज्ञा, चर्चा में आपको शामिल करना चाहूँगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि अगर इस ऑनलाइन ज़माने में जब कोई चीज़ हम बिना प्रत्यक्ष रूप से देखे परोक्ष रूप से मंगवा रहे हैं, लीगल राइट्स किस तरीके से यहाँ पर एक उपभोक्ता के लिए कानून में है? जी, तो अमृता जी, मैं बिल्कुल बेसिक्स और शुरुआत से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं और एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, स्पॉन्सर्ड होता है, उसमें आपको कोई सामान खरीदने के लिए ललचाया जा रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ना समझे ना जाने कि ये वेबसाइट कौन सी है,
हम उस पर क्लिक कर लेते हैं, उस वेबसाइट पे चले जाते हैं और जो सामान हमें पसंद आता है हम उसको खरीद लेते हैं। तो गाइडलाइंस की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि बेसिक्स हम क्या कर सकते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये वेबसाइट पे रिव्यूज़ हैं क्या किसी और ने इस वेबसाइट से कोई सामान ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा। अगर अमेज़ॉन पे भी अगर हम किसी एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप ये देखेंगे कि उस एक वस्तु को आप 5-6 सेलर से ख़रीद सकते हैं। तो सिंपल तरीका ये देखने का है कि किस सेलर के ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, किस सेलर को वो 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। वेबसाइट पे भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आपको लगे कि कोई वस्तु बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है, कोई इस किस्म का आपको डिस्काउंट ऑफर हो रहा है जो आपको सुनने में लगे दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और अनबिलीवेबल सी साउंड करती है उससे बच के रहना चाहिए। अच्छा, उस समय ख़रीदने से पहले आप जाकर अगर वेबसाइट पर ये देखें क्या ये वेबसाइट आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे आपके लिए कोई ख़ास सामान बन रहा हो या ऑर्डर की कोई प्रिपरेशन बनती हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई साड़ी खरीदनी है, कोई ट्रैक सूट खरीदना है, कोई जूता खरीदना है, तो उस पर अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र नहीं हो रहा तो ये पहले से ही समझ के बच के चलने वाली वेबसाइट बन जाती है और शायद मेरा मानना ये है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये देख लेनी चाहिए कि अगर हम किसी अपनी वस्तु को रिटर्न करना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें, तो क्या प्रावधान उस वेबसाइट पर दिए गए हैं। इन 2-3 चीज़ों को संभाल कर अब हम आगे चलते हैं। हमने अपना नया जूता खरीद लिया, जूता हमारे घर आ गया। अब कभी कभी तो ये होता है कि जूते का साइज़ बड़ा छोटा हो गया, कभी कभी ये होता है कि जूते की क्वालिटी ख़राब हो गई, और कभी कभी ये होता है जूते के बदले में 2 साबुन एक डब्बे में पैक होकर आ गए। तो इस समय आपके पास क्या रिड्रेसल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो ये मैं ऑप्शन वाइज आपको 2-3 बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पर चेक करिए क्या वहाँ पर कोई कंज्यूमर के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। क्या इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें या हेल्पलाइन पे आप ईमेल लिखें तो वहाँ से आपको कोई जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा, आप इसको चेक कर लीजिए। बहुत बार बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें अलग अलग सेलर्स फ्रॉड कर सकते हैं, जो पर मेन वेबसाइट है वो आपकी मदद ही करना चाहती है। आजकल अगर आप देखेंगे, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, जबोंग हो, ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, इन पे बाहर से सेलर्स आते हैं और एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर, एक बड़ी छतरी के अंदर अपने अपने वस्तुओं की सेल करते हैं। तो अगर आप वहाँ बात करें, आपकी मदद हो जानी चाहिए, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप सरकार की एक कंज्यूमर हेल्पलाइन होती है, तो उस पर आप एक ईमेल लिख सकते हैं। सिंपल ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पर कहना भी चाहूँगी, consumerhelpline.gov.in। आप इस वेबसाइट पर चले जाइए, यहाँ पर अपनी कंप्लेन आप लिख दीजिए। कभी कभी ये भी होता है कि जिनके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ और भी कंप्लेंट्स हैं। एक कंज्यूमर कोर्ट है, अगर यहाँ से आपको सहायता नहीं मिलती, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस कंपनी ने, इस वेबसाइट ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसके अलावा हमारे पास साइबर क्राइम को रजिस्टर करने का एक प्रावधान होता है। आप पुलिस के पास जाकर एक साइबर क्राइम को रजिस्टर कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आईटी एक्ट के तहत मुझे धोखा दिया गया है, मैंने जो खरीदा, जूता खरीदा और साबुन निकले हैं मेरे डब्बे से, ये गलत हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। और कंज्यूमर कोर्ट में कभी कभी केसेस लंबे भी चल जाते हैं। आप सिंपली जाकर साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं अपने पुलिस के पास, और इनकी पनिशमेंट्स होती हैं। आपको उस इंसान को अगर प्रूव हो जाता है क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट होती है, फाइन होते हैं, और इन डिटेल्स में अब आप जैसे जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम चलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो होती है, चारू बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने समझाया, वो रिफ़ंड की आती है। कई बार कि शिकायत हो जाती है और रिफ़ंड मिलना होता है, लेकिन या तो उसमें डिले होता है या कुछ क्लॉज लगा के उसे ख़त्म करने की बात की जाती है। सुबिमल जी, अगर इस तरह की समस्या आ रही हो तो एक उपभोक्ता के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? जैसे चारू जी ने बताया, मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट आई, इसके बाद सब ई कॉमर्स वेबसाइट अपने साइट्स में टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इनके पास जो कंप्लेंट आते हैं विदिन 48 आवर्स ये साइट दे हैव टू एक्नॉलेज, और 1 महीना का अंदर वो रिड्रेसल करे। अब बात आती है कि किसी का रिफ़ंड की बात आते हैं और वो 1 ही महीना में इसको क्लोज करने चले जाते हैं। तो जहाँ तक अगर आप देखें,
बड़े बड़े इवन ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी, वो भी पैसा वापस करना नहीं चाहते हैं। आपको हर तरीक़े का ऑप्शंस देता है कि आप ये ले लो या हम प्रोडक्ट बदल देंगे, और एक बार प्रोडक्ट बदलने के बाद सेकंड टाइम प्रोडक्ट भी बदलना नहीं चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर कोर्ट्स में केस दायर करना पड़ेगा। और मुझे भी ये भी लगता है कि जो अपने IT एक्ट की प्रोविजंस है, इसके अंदर cybercrime.gov.in ये पोर्टल भी है, 1930 नंबर भी है, इसमें आप पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये उस स्टेज में ये धोखाधड़ी में चले जाते हैं कि आपकी पैसा वापस नहीं कर रहा है, जबकि आपको जो प्रॉमिस किया था वो देगा। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली रिड्रेसल के लिए लॉ एनफोर्समेंट के पास उपभोक्ता को जाना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड अगर प्रॉमिस किया और नहीं दिया जाता है तो ये एक फ्रॉड की मामला होती है। बिल्कुल। प्रोफेसर खन्ना, आपके पास मैं आना चाहूँगी। और अगर मैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस की, लेकिन कंज्यूमर की राइट्स की अगर बात करूँ एक बड़े स्पैन में, क्योंकि हम ऑनलाइन युग में हैं, डिजिटल तरीके से बहुत सारे काम कर रहे हैं और साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं, तो एक कंज्यूमर को कितना सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत है और वो सतर्कता वो कैसे बढ़ते? देखिए, पुराने समय में भी और नए समय में भी आप जब बाजार में जाते हैं तो जितने लोग बाजार में बैठे हैं वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपकी जेब का पैसा अपनी जेब में ट्रांसफर करने के लिए बैठे, और अपने सम्मोहन से, अपनी एडवर्टाइजिंग से, अपने क्लेम से, अपने ऑफर से बड़ा चढ़ा के अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तारीफ करते हैं या करवाते हैं, ताकि आप इसकी तरफ खींचे चले आए और आप अपना पैसा उनको दे दें। यही ऑनलाइन बाजार है, ये कोई अलग तो है नहीं। तो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो वही हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जी, कि आप कोई कंपनी गलत बयानी नहीं कर सकती। अगर वो गलत बयानी करती है तो वो अनुचित व्यापार प्रथा है और उस पर रोक लग सकती है। कोई कंपनी आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। डिफेक्ट का मतलब यह है कि उसमें कोई कमी या त्रुटि है किसी भी प्रकार की, और अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा और वैसा नहीं है, तब भी उसमें कमी है और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तीसरा, यदि वो कोई सर्विस बेच रहे हैं तो उसमें सर्विस में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो भी उसको वो लायबल है। तो आज के युग में तो मैन्युफैक्चरर और सेलर ज़्यादा लायबल है। कंज्यूमर को केवल अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, आंख कान खोल के रखने हैं और मुंह को तैयार रखना है शिकायत करने के लिए। जब जैसे ही प्रॉब्लम आए उसी समय वो बोल दें। और ऑनलाइन युग में तो आपके पास साधन है, आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उनकी हेल्पलाइन पे मैसेज भेज सकते हो। आपके पास समय नहीं है तो किसी को बोलो कि भैया रिकॉर्ड कर दे व्हाट्सएप पे और हम भेज देंगे उनको। तो ये आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक जिस देश में भगवान भी मंदिर में चढ़ावे के बिना अपने भक्त की बात नहीं सुनता, वहाँ ये ई-कॉमर्स की कंपनियां आपके बिना शिकायत करे सुनेंगी क्या? जी, केवल इतना ध्यान में रखिए। तो आप अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा कर सकते हैं, ऐसा मुझे कहना है, और रक्षा कोई करने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करिए। जैसा मुझे लगता है प्रोफेसर खन्ना ये कहना चाह रहे थे कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे एटलीस्ट शिकायत तो करिए। जितनी ज़्यादा शिकायत होंगी मुझे लगता है प्रज्ञा जी इन कंपनियों पर लगाम भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि अगर हमने इग्नोर किया तो ये समस्याएं एज इट इज़ रह जाएंगी। बिल्कुल। और अमृता जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, एक तो ऐसी कंपनी होती है जो हम सबको पता है, जाने माने नाम है, बड़े नाम है, वहाँ पे हम रिफंड के लिए झगड़ा कर रहे हैं, पर हमें ये तो मालूम है ये वेबसाइट है, ये सच में है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स आजकल होने लगी हैं जो आज तो हैं, पर कल जब आप कंप्लेंट करने चलेंगे वो वेबसाइट का नामो निशान गायब हो गया है। और ये केवल वेबसाइट्स पर नहीं है, आजकल ऑनलाइन शॉप्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी खुलने लगे हैं। तो आप अपनी वस्तु खरीदते समय तो वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ पर 4 सामान देख लेंगे, आप ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अगर कल को आपको कोई समस्या है आप ढूंढ नहीं पाएंगे उस वेबसाइट को। तो ये समस्या आज भी है और इसका समाधान इस समय मुझे समझ में नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, चोर पुलिस के 4 कदम आगे ही दौड़ता रहता है। इसमें मुझे लगता है जैसे IT रूल्स आज हमारे प्रोटेक्शन के लिए फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए आ गए हैं, इन IT रूल्स में हमको ई-कॉमर्स का भी एक सेक्शन धीरे धीरे बिल्ड इन करना चाहिए। और ये मेरा सुझाव भी है और उन लोगों को चेतावनी भी है जो ऑनलाइन पोर्टल से बिना वेबसाइट को वेरीफाई करे सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें इनकी भी कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अगर आप
इंस्टाग्राम पर जाएं और किसी एक हैंडल से आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, उस हैंडल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कल को कोई समस्या आए तो आप इंस्टाग्राम को तो कंप्लेन कर सकें, आप वहाँ पर तो चिट्ठी लिख के ये बोल सकें कि देखिए ये एक पेज आया था, ये 10 दिन में गायब हो गया है, आज मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ जाके मैं शिकायत कर सकूँ। तो इन चीज़ों का भी हमको ख्याल रखना होगा। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, सारे पोर्टल्स का काम तो ये है कि आपका पैसा उनकी जेब में जाए, तो हम भी ये समझ के चले कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और शायद वो एक अनरिलायबल वेबसाइट पर ज़्यादा सस्ती मिल रही है लेकिन एक रिलायबल वेबसाइट पर थोड़े से ज़्यादा पैसे में मिल रही है, तो सतर्क रहना ज़रूरी है। उस समय अपने आप को संभाल के चलना, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को गार्ड करके चलना, अपनी बैंक की डिटेल्स उनके साथ ना शेयर करना, अपना पिन कोड कहीं पर भी ना डालना, ये चीज़ें बेसिक ज़रूर हैं लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि आने वाले समय में आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती हैं। बिल्कुल सुबिमल जी, चूंकि अब वाइंड अप का टाइम है, मैं चाहूँगी क्लोजिंग कमेंट के साथ आप इसका भी जवाब दें। जो रीसेंट नए रूल्स लाए गए, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो ऐड किए गए हैं, उसको भी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वो क्या है। अमृता जी, जो रूल्स लाए गए थे जुलाई 23, 2020 में जो लागू हुआ है, उसमें सब कुछ बड़े डिटेल्स में दिए गए। जैसे एक पोर्टल होते हैं, उसको ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस हिसाब से लिया जाता है और इसके साथ जितने प्रोडक्ट्स जो एंटिटीज़ बेच रहे हैं, इनकी क्या लायबिलिटी होता है, इनकी क्या रिलेशनशिप होता है, क्या चीज़ वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दोनों का बीच में रहे, क्या चीज़ वो पब्लिक अपनी वेबसाइट में भी डिस्प्ले करे, ये सारे बड़े डिटेल्स में दिया गया है। साथ साथ जो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी, उसका भी क्या फंक्शन रहेगा। तो मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से बहुत कुछ किया गया है। अब बात आती है कि कैसे आप इस चीज़ को लोगों का बीच में अवेयरनेस बढ़ाए, कैसे आप लॉ एनफोर्समेंट को ठीक से पीछे करे को जी इस तरह का, क्योंकि मार्केट प्लेस के ऊपर भी एक लायबिलिटी है। अगर वो किसी को प्लेटफॉर्म दिया है और वो जो एग्रीमेंट है, जैसे इनका बीच में लीगल एग्रीमेंट होना पड़ेगा, लीगल एंटिटी का लीगल एग्रीमेंट होना पड़ेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर होना पड़ेगा, ये सारे चीज़ वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो किसी का प्रोडक्ट अपने पोर्टल से लगा सकते हैं। तो लायबिलिटी का हिसाब से कानूनी स्तर पे बहुत अच्छा काम किया गया। अभी आगे देखना है कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अवेयरनेस कैसे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर खन्ना, क्लोजिंग कमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कंज्यूमर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में ज़्यादातर कंज्यूमर्स छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और उनके कंज्यूमर राइट्स क्या हैं उससे अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है उसका। तो पहले तो उनको अपनी कुंभकर्णीय नींद से उठना पड़ेगा और उसके लिए एक ही नारा है, वो है जागो ग्राहक जागो जी। आप अपने अधिकारों को समझो, अधिकारों की रक्षा करो और आप अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ोगे तो कुछ होगा। और अपने देश में न्याय दिवाली की मिठाई के डिब्बों में आपके घर पे नहीं भेजा जाता। न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ता है, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, आपको शिकायत करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है। अगर वो नहीं माने तो मीडिएशन के थ्रू या कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू अपने अधिकारों को के लिए लड़ना पड़ता है। तो यदि आप अपने अधिकार के लिए सजग नहीं रहेंगे तो आपकी जय है। धन्यवाद। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, सटायर भी किया कि आपको ही आखिरकार आपको ही जागना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं न्याय। चारुप्रज्ञा, क्लोजिंग कमेंट में आपसे। जी, मैं पहले तो ये भी कहना चाहूँगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपने खुद के बिज़नेस इस्टेब्लिश भी करना चाह रहे हैं। तो हमको एक ये ब्लैंकेट रूल नहीं बना लेना चाहिए कि किसी नई वेबसाइट या नई इंस्टाग्राम की शॉपिंग साइट से हम सामान ना खरीदें। सब लोग दुनिया में फ्रॉड नहीं होते, मैं ये कहना चाह रही थी, क्योंकि कोविड के बाद से खासकर इतने सारे नए बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस की शुरुआत हुई है और वो छोटी छोटी फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुकानों से ही हुई है। उसके अलावा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बहुत संभाल कर रखिए। ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी और इस तरीके के ऑप्शंस को आप नज़र में रखिए। आप जितनी शॉपिंग करते हैं स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, वेबसाइट के URL का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट सेंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक रखिए अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर जब तक आपका सामान आप तक डिलीवर ना हो जाए। हो सकता है आने वाले समय में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल। तो जैसा कि चारू
प्रज्ञा ने कहा, जैसा कि सुबिमल जी ने कहा, जैसा प्रोफेसर खन्ना ने कहा, आप चाहें तो इस डच कहावत यानी कि क्लाइंट इज कोनिंग को चरितार्थ और सही कर सकते हैं, यानी कि ग्राहक ही राजा है। इस बात को सच साबित कर सकते हैं और वो करना होगा आपको खुद जागरूक होकर, अपनी रक्षा स्वयं करके, सतर्क होकर। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी सतर्कता बेहद ज़रूरी है, तभी आप किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।